सो गाइस, एक बहुत ही सुंदर चैप्टर आपका हमने शुरू किया था परसों। कल थोड़ा स्वास्थ्य सही न होने की वजह से मैं आपको प्रॉपर मात्रा में वीडियो नहीं दे पाया। हालांकि मैंने आपके पास कोई कमी नहीं आने दी किसी प्रकार की वीडियो की। आपकी वीडियो आपको कंप्लीट मिली है, लेकिन पेड ग्रुप में एक वीडियो कम पहुंच पाई है। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा जो भी बच्चे हमारे पेड ग्रुप से जुड़े हुए हैं। पेड ग्रुप में साथ ही साथ याद रखें, इस संडे में भी एक चैप्टर आ रहा है ग्रामर का, बहुत सुंदर चैप्टर, ये ध्यान रखिएगा। संडे में पूरा कंप्लीट चैप्टर एक ग्रामर का हम कराएंगे। उसमें एमबी बुक को स्टॉप करके एक ग्रामर चैप्टर पूरा कंप्लीट कराएंगे। अब आप चूज़ कर लीजिए, मैं आपको अभी चॉइस दे रहा हूँ, या तो चैप्टर चुन लीजिए वर्ब या फिर टाइम एंड टेंस, वर्ब या सिंटैक्स। इनमें से कोई भी एक चैप्टर आप चूज़ करके मुझे बता दीजिएगा। मैं उस संडे में, यानी कि कल ही है संडे, ज़्यादा दूर नहीं है, आपको इनमें से कोई भी चैप्टर पूरा कंप्लीट करा दूँगा। यस, ध्यान रखें, ये चैप्टर आ रहा है आपका, बहुत सुंदर चैप्टर है। साथ ही साथ हम लोगों ने यहाँ पे शुरू किया था आपका सुपरफ्लॉज, एक्सप्रेशन और स्लैंग। सुपरफ्लॉज मतलब आवश्यकता से अधिक, वो एक्सप्रेशन जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हम लोग आवश्यकता से अधिक लगा देते हैं। सो आपको देख करना है कि और भी किस तरह की गलतियाँ हम लोग करते आ रहे हैं बचपन से अब तक। हम लोगों ने 9 पढ़ लिए थे, सेंटेंस रूल नंबर 10 देखिए। हालांकि ये बुक से हैं आपके, और मैं आपको साथ ही साथ एक्स्ट्रा भी बताता चल रहा हूँ, क्योंकि लेटेस्ट भी आपके पास होना चाहिए मसाला। मैं सारा कंप्लीट करा दूँगा, आप इसके नोट्स बनाते चलें, आपके पास एक कंप्लीट नोट हो जाएंगे तैयार सुपरफ्लॉज के। फिर आप इस तरह की कोई भी एरर छोड़ने वाले नहीं है। 10th में कह रहा है कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वॉर, तो यहाँ पे दो तरह से उसने समय लगा दिया। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वार, तो दो तरह से समय आ चुका आपका यहाँ पे, ड्यूरिंग भी लगा दिया और द पीरियड भी लगा दिया। ड्यूरिंग अपना आप में क्लियर समय प्रेजेंट करता है, और द पीरियड ऑफ अपना आप में एक क्लियर समय रिप्रेजेंट करता है। या तो आप इसे कीजिए ड्यूरिंग द वॉर, या फिर द पीरियड ऑफ वॉर। इन दोनों को आप अलग अलग करेंगे। दोनों एक जैसे वर्ड एक ही सेंटेंस में एक साथ नहीं आएंगे, यानी कि इस तरह अगर कभी सेंटेंस में आपको दिख रहा है ड्यूरिंग के साथ द पीरियड ऑफ, तो समझो आपका वो पार्ट वहीं पे रॉन्ग हो गया है। सुपरफ्लोज पढ़ाने का मेरा साफ साफ टारगेट आपको ये है कि आप सेंटेंस में देखते ही एरर पता कर पाएँ। आपको सिर्फ एक सेंटेंस में एरर निकालनी सीखनी है। सबसे पहला मोटिव ये याद रखें आप। साथ ही साथ क्लोज टेस्ट में, PQRS में तो नहीं किया, क्लोज टेस्ट में आपको उसका बहुत बड़ा रोल देखने को मिलता है। तो कुछ भी ना छूटे, कुछ भी ना रह जाए, ध्यान रखें। इसलिए मैं भी कोई कमी नहीं छोड़ रहा हूँ और आप भी कोई कमी ना छोड़ें। अगर देखिए 11 नहीं, आप सीधा एक साथ सारे देख लीजिएगा। यहाँ पे ध्यान देखिए, जितने भी आपके री वाले वर्ड हैं, इनके साथ आप कभी भी अगेन या बैक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर में री का मतलब ही होता है अगेन या बैक। आप जब भी किसी वर्ड के साथ में, री वाले वर्ड के साथ में, आप कभी भी अगेन या बैक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ध्यान रखें। जैसे उसने कहा रिटर्न बैक, तो यहाँ बैक नहीं आएगा। उसने कहा रेम्बियर्स बैक, यहाँ पे बैक नहीं आएगा। उसने कहा रिट्रीट बैक, यहाँ बैक नहीं आएगा। रिसीड बैक, यहाँ पे बैक नहीं आएगा। रिकॉल बैक, यहाँ पे बैक नहीं आएगा। रिकैप्चुलेट रिपीट, दोहराना, अतः रिकैप्चुलेट बैक, रिपीट बैक आप प्रयोग नहीं करेंगे। अगला है रिकास्ट का मतलब ही होता है दोबारा लिखना, इसके साथ भी आप बैक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। रिबॉर्न, रिबिल्ड, रीगेन, रिलिट्रेट, रिकास्ट, रिकॉल, रिसीड आदि के साथ आप अगेन का प्रयोग भी नहीं करेंगे। समझे बात? तो जितने भी री वाले वर्ड हैं, इनके साथ कभी भी आप अगेन या फिर बैक वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि री का मतलब ही होता है दोबारा। आपने भी कई बार जब आप बचपन में रहे होंगे तो आप लोग बोलते थे ना रिफ़िल। आप बचपन में क्या अभी बोलते हैं, पेन को रिफ़िल करते हैं, रिफ़िल आते हैं नया। तो रिफ़िल का मतलब होता है फिर से फिल करना। क्या होता है? फिर से फिल करना। जैसे कि आप अपने फ़ोन में करते हैं रिचार्ज, चाहे वो बैटरी से करते हो चाहे पैसों से करते हो, तो आप उसे कर रहे हैं फिर से चार्ज। क्या कर रहे हैं आप उसको? फिर से चार्ज। जैसे कि आप मूवी वगैरह देखते हैं तो आप उसे कर देते हैं रिवर्स, या फिर मेरी वीडियो देखते हुए आप कर देते हो कई बार रिवर्स। तो यानी कि फिर से देखना, रिवर्स करना किसी चीज़ को। रिवाइंड, तो आपने तो फिर से कर दिया है रिवाइंड। क्लियर बात? तो ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जहाँ आप भी खुद बचपन में नहीं, अभी भी री का इस्तेमाल करते थे। उन सभी वर्डों के साथ में आप अगेन या बैक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ये अपने आप में ही हैं अगेन या बैक। रिवाइंड का मतलब फिर से देखना, तो आप यहाँ पे रिटर्न का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्लियर बात? बैक का इस्तेमाल, रिवाइंड हो गया, रिवर्स हो गया, रिफिल हो गया, रिचार्ज हो गया, बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं। क्लियर बात?
चलिए नेक्स्ट पे देखिए, कह रहा है कि ओवर राइड, ओवर राइड, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद कह रहा है कि ओवर टर्न, ओवर टर्न, फिर कह रहा है कि ओवर शेडो, ओवर शूट और ओवर टॉप। ओवर राइड, ओवर टर्न, ओवर शेडो, ओवर शूट, ओवर टॉप आदि के साथ आदि के बाद ओवर का प्रयोग नहीं होगा। इनके बाद ओवर का प्रयोग नहीं होगा, ये ध्यान रखें। इनके बाद, क्योंकि इनमें पहले से ही ओवर लगा हुआ है, ध्यान रखें। तो इन वर्ड के साथ में कभी भी ओवर का प्रयोग नहीं होगा, मतलब नहीं होगा। खूब अच्छे से याद रखें, क्योंकि पहले ही इनमें ओवर लगा हुआ है। 20 रूल देखिए, कह रहा है कि इक्वली एज गुड एज में इक्वली का प्रयोग रॉन्ग है। ये तो खैर बहुत आता है एग्जाम में बच्चों, इंपॉर्टेंट है, इसलिए जरा ढंग से देख लीजिए। कह रहा है कि राम एंड श्याम आर इक्वली एज गुड एज श्याम। तो यहाँ पे इक्वली के साथ में आप एज गुड एज यानी कि दोनों एक साथ नहीं लगाएंगे, या तो इक्वली आएगा या फिर एज गुड एज आएगा। सेंटेंस भी देखिए उसने जो बनाया, कह रहा है कि राम एंड श्याम आर इक्वली गुड, या तो आप इक्वली लगाइए, या फिर राम इज़ एज गुड एज श्याम। क्लियर बात, दोनों वर्ड एक ही सेंटेंस में आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। बहुत सारे वर्ड इस तरह के हम लोग अपने डेली भाषा में इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो हिंदी बोलते वक्त हो, चाहे वो अंग्रेजी बोलते वक्त हो। हालांकि हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो हम हिंदी बोलते समय भी बहुत सारे गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन क्या करें। देखिए हिंदी फिर भी हमारी मातृभाषा है, और मातृभाषा के साथ में आप कुछ भी करें, क्योंकि चाहे इंग्लिश स्पीकिंग बोलते समय भी हो, देखिए भाषा का कुल मिलाकर उद्देश्य होता है अपनी बात को समझाना, लोगों तक अपने मैसेज को पहुंचाना। भाषा का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है, और वो चाहे आप जैसे मर्जी पहुँचाएँ, क्योंकि भाषा का मैसेज तो किंगे, इभाल, घनीतावली, तड़की तड़क ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके ही पहुंच रहा है। ऐसी बात नहीं कि उनकी भाषा समझ में नहीं आती है। आप 2-4 दिन उनके साथ रह लीजिए, आप उनके शब्दों को समझ जाएंगे। आप 2-4 दिन आंध्र प्रदेश रह लीजिए, आप तेलुगु समझ जाएंगे। 2-4 दिन आप चेन्नई रहने लीजिए, आप उनकी भाषा समझ जाएंगे। आप कहीं भी रहने लगिए, आप उनके कुछ कुछ शब्दों को समझना शुरू कर देंगे, और आपको उनके साथ एडजस्ट भी होना पड़ेगा, बिकॉज आपको पता है कि अब मेरा यहाँ पर काम इन्हीं की भाषा के साथ चलेगा। लेकिन लिखते वक्त आप ज़रा भी गलतियाँ नहीं कर सकते, क्योंकि लिखते वक्त आपकी ग्रामर चेक की जा रही है, तो उस समय आपको बाल की खाल पे ध्यान नहीं देना होता है। स्पीकिंग करते समय हमें इन चीज़ों को ध्यान नहीं देना होता है। अगर आप इन चीज़ों को ध्यान देंगे तो फिर आप इंग्लिश स्पीकिंग कर ही नहीं पाएंगे कभी ज़िंदगी में। जब इंग्लिश स्पीकिंग कर रहे हों तब आप इन सब चीज़ों को एक तरफा रखते हुए आगे बढ़ते चलें। ऐसे और भी बहुत सारे वर्ड आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कई बार आपने देखा होगा कि सर नोटिस आ गया एडवांस में फ़ीस का। अक्सर बच्चे से बोल देते हैं इस बार फीस का नोटिस एडवांस में ही आ गया। मैंने तो कई बार सुना है बोलते हुए कईयों को कि इस बार तो बिजली का बिल का नोटिस भी एडवांस में ही आ गया। गवर्नमेंट को पैसे की इतनी ज़रूरत है कि उन्होंने नोटिस एडवांस में भेज दिया। जब नोटिस ही है तो एडवांस कहने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि नोटिस होता ही आपके लिए पहले से है। स्कूल में जब आप 4th, 4th, 5वीं, 6वीं में पढ़ते होंगे तो मैडम ऊपर बोर्ड पर लिखवाती होगी नोटिस लिख लो, ये वाला परसों के लिए अपने पेरेंट्स को ये बताया ना फीस जमा होनी है। तो नोटिस होता ही एडवांस में है, तो इसके साथ आपको एडवांस करने की ज़रूरत नहीं है, ये ध्यान रखें। अक्सर कंप्यूटर सीखते वक्त भी, जब कंप्यूटर वगैरह सीखते हैं बच्चे, तभी बोलते हैं कि बस मुझे ना इसका बेसिक फंडामेंटल करा दो कंप्यूटर का, मुझे इसी की ज़रूरत है, मुझे 3 महीने सर्टिफिकेट चाहिए, अपनी जॉब में लगाना है, बस थोड़ा सा ना मुझे कोई इसका बेसिक फंडामेंटल करा दे। क्या करा दे? कोई बेसिक फंडामेंटल बता दे मुझे कोई इसका, बस मैं पास हो जाऊँगा। या सोचिए आप, फंडामेंटल का मतलब ही बेसिक होता है। किसी भी चीज़ का अगर आप फंडामेंटल पढ़ रहे हैं तो समझो आप उसका बेसिक्स पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं आप? उसका बेसिक पढ़ रहे हैं। तो यानी कि आपको यहाँ पे बेसिक लगाने की ज़रूरत है ही नहीं। बेसिक या फंडामेंटल दोनों सेम ही वर्ड हैं, यानी कि दोनों इक्वल वर्ड हैं। तो दो सेम फैमिली के वर्ड एक साथ एक ही सेंटेंस में नहीं आ सकते। आपको यहाँ से बेसिक हटाना होगा, ध्यान रखें। क्लियर है बात? अभी कोई दिक्कत यहाँ पे? चलिए आगे देखिए। और कह रहा है कि म्यूचुअल
म्यूचुअल एग्रीमेंट में यहाँ पे म्यूचुअल का प्रयोग अनावश्यक है, क्योंकि एग्रीमेंट होता ही म्यूचुअल है। देखिए बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जो लगते हैं दो के लिए हैं, जैसे कि एग्रीमेंट होता ही दो लोगों के बीच में है। यस, जब आप बात करें डिवाइड की, तो डिवाइड कोई भी चीज़ होती ही दो लोगों के लिए है। डिवाइड आपको करनी ही दो लोगों के बीच में होती है, तभी आप डिवाइड का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग करते ही दो के लिए हैं। तो आपको स्पेशल वहाँ पे क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं है कि आप म्यूचुअल कहें या फिर टू कहें। तो यहाँ पे म्यूचुअल एग्रीमेंट में म्यूचुअल नहीं आएगा, यहाँ पे एग्रीमेंट से क्लियर हो रहा है कि बात दो में हो रही है। म्यूचुअल फ्रेंड कहना भी गलत है, इसके बदले हम लोग कह सकते हैं कॉमन फ्रेंड। यस, क्या कह सकते हैं, कॉमन फ्रेंड। उसी प्रकार से म्यूचुअल इंटरेस्ट भी कहना गलत होगा, हम यहाँ क्या कह सकते हैं, म्यूचुअल कॉमन इंटरेस्ट। लेकिन ये आदत कहाँ से पड़ी आपको? फेसबुक से। कहाँ से पड़ी? फेसबुक से। फेसबुक पर जब भी आप अपनी आईडी खोलते हैं या किसी और की खोलते हैं तो लिखा आता है म्यूचुअल फ्रेंड्स। क्या लिखा आता है? म्यूचुअल फ्रेंड्स, यानी कि वो फ्रेंड्स जो आपके भी हैं और उसके भी हैं, दोनों के हैं जो फ्रेंड्स, उसे बोलते हैं म्यूचुअल फ्रेंड्स। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, वो भी सही है। जब फेसबुक जैसे स्तर पर कोई काम किया जा रहा है तो रॉन्ग वो भी नहीं हो सकता है। यस, वो भी सही है, लेकिन वहाँ पे क्या कह रहा है कि आप दोनों के बीच के फ्रेंड्स, म्यूचुअल आपने उन दोनों के बीच के लिए लगाया जो आपके भी हैं और उनके भी हैं। लेकिन आप यहाँ पे म्यूचुअल फ्रेंड का इस्तेमाल करते हैं अपने लिए कि मैं और मेरा दोस्त जो हम दोनों म्यूचुअल फ्रेंड हैं। आप दोनों म्यूचुअल फ्रेंड नहीं हैं, आपके बीच में ये म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं। ये ध्यान दीजिएगा, फेसबुक इस तरह से इस्तेमाल करता है और आप इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि राम एंड श्याम आर म्यूचुअल फ्रेंड्स। ऐसे नहीं कह सकते, आप कह सकते राम श्याम सुनील हरि नवीन प्रकाश आर म्यूचुअल फ्रेंड्स ऑफ राम एंड श्याम, ऐसे कह सकते हैं आप। मेरी बात सुन में आई आपको आराम से या नहीं? देखिए फिर से देखिए एक बार, सेंटेंस के माध्यम से देखिएगा। आप लोग जो गलती करते हैं वो करते हैं ये, आप करते हैं कि राम एंड श्याम आर म्यूचुअल फ्रेंड्स, तो ये कहना रॉन्ग होगा। ये कहना यहाँ पे कहना रॉन्ग होगा। आप यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे कॉमन फ्रेंड्स। क्या करेंगे? कॉमन फ्रेंड्स। लेकिन ये कहना सही होगा कि राम सुनील हरि नवीन आर म्यूचुअल फ्रेंड्स ऑफ सौरभ एंड गौरव। सो राम सुनील हरि नवीन ये सभी म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, किसके? सौरभ के और गौरव के, यानी कि ये सभी मित्र मेरे भी हैं और ये भी सभी मित्र गौरव के भी हैं। यहाँ पर आप इन दोनों को ही म्यूचुअल बना रहे थे, तो ये रॉन्ग था। मेरी बात समझे, फेसबुक करता है इस तरह से इस्तेमाल, आप कर रहे हैं इस तरह से इस्तेमाल, तो ये रॉन्ग है, लेकिन ये सही है। अगर आपके भी कुछ ऐसे फ्रेंड्स हो जो आपके फ्रेंड्स के भी हो वही फ्रेंड्स, तो आप वहाँ पे उसका इस्तेमाल म्यूचुअल के लिए कर सकते हैं। लेकिन आप अपने फ्रेंड्स के और अपनी दोस्ती के लिए आप म्यूचुअल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, फिर आप कॉमन का इस्तेमाल करेंगे। अभी क्लियर हुआ आपको ये बात? उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट देखिए, जैसे कि यहाँ पे कह रहा है कि म्यूचुअल डिसलाइक ऑफ ईच अदर। म्यूचुअल डिसलाइक ऑफ ईच अदर में ईच अदर का प्रयोग करना गलत होगा, क्योंकि अभी बताया थोड़ी देर पहले म्यूचुअल का मतलब ही दो दोनों के लिए होता है। म्यूचुअल डिसलाइक मतलब नापसंद करना, तो यहाँ पे डिसलाइक कहना गलत होगा, क्योंकि म्यूचुअल का मतलब ही दो होता है। म्यूचुअल मतलब दो लोगों के बीच का कोई पसंद या नापसंदगी। आपको यहाँ पे ईच अदर कहना बिल्कुल रॉन्ग होगा। क्लियर है बात? उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग जो गलत करते हैं, बेसिक्स के तौर पे ही। आप लोग कई बार अचानक से धमाका हुआ, बम धमाका हुआ, अरे बहुत तेज़ आवाज़ थी भाई, एक अचानक से सडन एक्सप्लोजन हुआ है। अरे क्या ये सही है बात भाई? एक्सप्लोजन बोलते हैं धमाके को, सडन मतलब अचानक से धमाका हुआ बहुत तेज़। मैं तो घबरा गया खड़ा यहाँ पे, मैं छत पे खड़ा था, बस अचानक से धमाका हुआ। मैं बस नीचे खड़ा था, एकदम अचानक से धमाका हुआ। मैं तो सोने ही जा रहा था, बस अचानक से धमाका हुआ, मैं एकदम से उठ गया सो करके। ऐसे बहुत लोग बोलते हैं, बहुत अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करके बताएंगे, लेकिन क्या वो सही हैं? देखिए धमाका अचानक से ही तो होता है। अगर मैं आपके बराबर में एक बहुत बड़ा बम रख दूँ, आपको पता है बम फटने वाला है तो आप उसके लिए अचानक लगाएंगे? आप पहले तैयार रहेंगे। जब आप दीवार पे बम वगैरह फोड़ते हैं तो आप पहले ही कान में उंगली रखते हैं।
आप उससे निगाह बचा लेते हैं अपनी। आपको लगता है कि निगाह बचाने से आपको सुनाई नहीं देगा, जबकि आपको कान में उंगली रखनी चाहिए, लेकिन मोस्टली लोग सिर्फ निगाह बचाते हैं अपनी आँख पीछे कर लेंगे। पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं। देखिए, धमाका होता ही अचानक है, अचानक से बहुत तेज धमाका हुआ, सडन एक्सप्लोजन। तो आपको यहाँ पे सडन लगाने की ज़रूरत नहीं है। सडन यहाँ पे साफ साफ रॉन्ग होगा, ध्यान रखिएगा बिल्कुल। उसने कहा आपसे सेम आइडेंटिकल, तो ये भी आपका हो जाएगा रॉन्ग। इसको भी आप गलत तरह से इस्तेमाल करते हैं। आइडेंटिकल का मतलब ही सेम होता है, आपको यहाँ पे सेम लगाने की ज़रूरत नहीं है। कई बार आप लोग जब किसी का हिसाब किताब बना रहे होते हैं, किसी खाता बुक में, या फिर अपने खुद के अपने जो अकाउंट्स बना रखे होते हैं, उस अकाउंट्स के अंदर हम लोग कई बार इस तरह इस्तेमाल कर देते हैं सम टोटल। लास्ट में जब हिसाब पूरा करते हैं तो लिख देते हैं सम टोटल। आजकल तो मैंने बिल बुक में भी छपा हुआ देखा है। हमारा अपना गिफ्ट का भी काम है, गिफ्ट हमारे यहाँ बनते हैं, तो बिल बुक छपी हमारे यहाँ जब देखा मैंने नीचे। क्योंकि इन चीज़ों को देखने के लिए कोई जाया तो करता नहीं है। मान लीजिए मैं छोटे से काम के लिए थोड़ा जाऊँगा कि मेरी बिल बुक बना दीजिए, मैं पूरी स्पेलिंग चेक करूँगा। सब कुछ परफॉर्मा उनके पास पहले से ही होता है। आप अपनी फर्म का नाम दीजिए, वो सब कुछ आपको तैयार करके दे देंगे। जैसे कि शादी के कार्ड में आप पूरा परफॉर्मेंस थोड़ा लिख के देंगे, वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ। आपको ऐसा कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। आप लड़के का नाम दीजिए, लड़की का नाम दीजिए, लड़के के बाप का नाम दीजिए, लड़की के बाप का नाम दीजिए, शादी की डेट दीजिए, महिला संगीत वगैरह सारे प्रोग्राम बताइए, वो अपना आप एडजस्ट कर देगा। वक्रतुंड महाकाय सब कुछ लिख देगा अपना आप, आपको कार्ड बना के भेज देगा। ये परफॉर्मेंस उनके पास पहले से ही तैयार है। आप लोग भी भाई, आप लोग कम थोड़ा है, आप लोगों को भी पता होगा। आप लोग जब रिज्यूम बनाते हैं तो क्या पूरा रिज्यूम खुद से लिखते हैं बैठकर रिज्यूम में अपना आप, या अपना जब CV तैयार करते हैं तो आप क्या खुद से लिखते हैं? ना तो आप रिज्यूम में अपने आप से लिखते हैं, ना आप CV खुद से लिखते हैं। आप लोग सिर्फ अपना नाम, अपनी क्वालिफिकेशन, अपनी एज, अपना फ़ोन नंबर, अपने पापा का नाम, ये लिख के आपको याद रहता है, सबको याद रहता है। आपने 10th कब करी, 12th कब करी, इंटर कब करी, उसके बाद में जो आप लोग करते हैं कमाल, वो सब का सब टोटल कॉपी होता है। इसी वजह से कईयों के रिज्यूमे और CV जो है कैंसिल हो जाते हैं। क्योंकि अब आप खुद सोचिए, एक व्यक्ति जो इंटरव्यू ले रहा है, उसके बाद डेली 10 CV आ रहे हैं, तो उसको डेली पढ़ते पढ़ते समझ में आ गया होगा, डेली रिपीट मार लेने की कॉपी पेस्ट है। क्लियर बात? तो वो देखते समझ जाएगा ये बंदा कुछ भी लायक नहीं है, तो आपका CV बाहर ही कर देगा देखे बिना ही। उसको पता है कि आपने कॉपी मरवाया है। सम टोटल की भी हालत नहीं है। जब आप टोटल कह ही रहे हैं तो आपको सम लगाने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। सम टोटल आपका दोनों सेम मीनिंग देते हैं, आप यहाँ से सम को हटा देंगे। क्लियर है बात? चलो आगे बढ़ते हैं। आपने कहा रेगुलर सीरीज़। सर अपनी वीडियोस की जो है या फिर सुपर फ्लोज की जो है एक रेगुलर सीरीज बना दो। कई बार बच्चे मुझे कह रहे हैं सर ग्रामर की बना दो अपनी रेगुलर सीरीज़ एक, बस फिर मज़ा आ जाएगा। ग्रामर की एक रेगुलर सीरीज बना दो। भाई जब सीरीज़ हो ही जाएगी तो फिर रेगुलर करने की जरूरत क्या है? सीरीज़ होती ही रेगुलर है। जैसे कि MB बुक हम सीरीज़ से करा रहे हैं तो वो रेगुलर तो आ रही है। आपको मिरर ऑफ कॉमनर बुक हम लोग सीरीज़ में करा रहे हैं तो वो रेगुलर ही तो आ रही है। तो जब कुछ सीरीज़ है ही तो उसके लिए रेगुलर कहने का जरूरत आपको नहीं है। रेगुलर अपने आप में एक सीरीज़ है, इसके लिए आपको रेगुलर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है बात? यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप लोग। और देखिए यहाँ पे बुक से अवेट, जब आप सेंटेंस में लगाएंगे अवेट तो उसके साथ आप फोर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि अवेट के साथ कभी फोर नहीं आता है। लेकिन जब आप लगाएंगे वेट तो आपको फोर का इस्तेमाल करना होगा। अवेट का मतलब वेट फोर के बराबर है, यानी कि वेट फोर इक्वल टू अवेट, ये दोनों बराबर काम करते हैं। इसके साथ कभी फोर नहीं आएगा, इसके साथ फोर हमेशा आएगा, ध्यान रखें। जैसे कि कंप्राइज, ये बहुत आते हैं एग्ज़ाम में। कंप्राइज के साथ कभी ऑफ नहीं आएगा, लेकिन कंसिस्ट के साथ हमेशा ऑफ आएगा। जैसे कि डिस्पाइट के साथ कभी ऑफ नहीं आता, लेकिन इस डिस्पाइट के साथ हमेशा ऑफ आता है। हालांकि मीनिंग सेम है, दोनों को ध्यान रखना आप। जैसे कि इन्वेस्टिगेट के साथ कभी कोई प्रपोजन नहीं आती, लेकिन इंक्वायर के साथ हमेशा आपके प्रपोजन आती है इनटू, और ये एग्ज़ाम में बहुत आते हैं। क्लियर बात? वो आपको इसके साथ ऑफ फोर लगा देता है, इसके साथ ऑफ लगा देता है, इसके साथ ऑफ लगा देता है, इसके साथ इनटू लगा देता है, लेकिन आपका पूरा रॉन्ग है।
इनके साथ कोई भी प्रपोजन नहीं आएगी, इनके साथ प्रपोजन आएगी। हालांकि मीनिंग में ये दोनों इक्वल है, इन दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम है, मीनिंग में इनके कोई अंतर नहीं है। सो इस तरह के शब्दों से आप बच के रहिए। अभी और भी बहुत सारे शब्द बचे हुए हैं यहाँ पे, इन शब्दों को भी हम लोग कराएंगे बहुत जल्दी ही। क्लियर बात? बाकी वर्ड भी आपको कराएंगे बहुत जल्दी ही, क्लियर रखें आप। फिर प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे इसका, ये भी ध्यान रखें आप। मेरे लोग कॉमनर की बुक से ही प्रैक्टिस सेट कराएंगे, तब आपका ये सेंटेंस चैप्टर हम लोग पूरा ख़त्म करेंगे। बिल्कुल बेफिक्र रहिए, खतरनाक तरह से आपको बिल्कुल क्रिस्प बना करके भेजेंगे एग्ज़ाम से पहले। कोई भी चीज़ अधूरी नहीं छोड़ेंगे, ऐसा कर देंगे आपको कि एग्ज़ाम में देखते ही आप एरर बताना शुरू कर देंगे। फ़िलहाल इसको हम रोक रहे हैं यहीं पे ही, क्योंकि रूल्स को मैं मानता हूँ कि थोड़ा थोड़ा करके पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर है। इकट्ठी बहुत बड़ी मात्रा में आप डोज ले लें तो वो आपके लिए ओवर हो सकती है, क्योंकि आपको नोट्स भी बनाने हैं इसके साथ साथ। ये प्रैक्टिस सेट नहीं है कि आपको कुछ रूल पढ़े, कुछ नोट्स बनाने हैं, कुछ नहीं बनाने। यहाँ डिट्टो बनाना आपको, जो मैंने पढ़ाया आपको, जो मैंने एक्स्ट्रा पढ़ाया वो भी, जो बुक में है वो भी, कुछ भी चीज़ आपको नहीं छोड़नी है, ध्यान रखें आप। सारा इम्पोर्टेंट है, सबका सब इम्पोर्टेंट है। फिलहाल चलते हैं, आपसे लेते हैं विदा। गुड बाय, हैव ए नाइस